आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयर में क्यों आया 3 साल का सबसे बड़ा उछाल? बॉम्बे बर्मा ने गो फर्स्ट में अपने निवेश पर कितनी प्रोविजनिंग की? सोमवार को ओएनजीसी क्यों रहा निफ्टी का टॉप लूजर? अन्य टायर कंपनियों से अलग क्यों रहे बीकेटी के नतीजे? स्विगी के वैल्यूएशन में किसने की कटौती? इन सब सवालों के जवाब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। पहली खबर, निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने रविवार 28 मई को ग्रुप की जनरल इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हिस्सेदारी 50% से ज्यादा करने को मंजूरी दे दी है। 31 मार्च 2023 तक आईसीआईसीआई बैंक की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 48.02% हिस्सेदारी है और अब बैंक के बोर्ड ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हिस्सेदारी कई चरणों में 4% तक बढ़ाने को हरी झंडी दिखा दी है। इस 4% हिस्से में से आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कम 2.5% हिस्सेदारी 9 सितंबर 2024 तक से पहले खरीदी जाएगी। इस खबर के चलते आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयर में सोमवार को 14% तक का बड़ा उछाल देखने को मिला, जो कि मार्च 2020 के बाद देखें तो एक दिन की सबसे बड़ी तेजी थी। इतनी बड़ी तेजी की वजह है आईसीआईसीआई बैंक के रुख में बदलाव। 10 मार्च को आईसीआईसीआई बैंक ने एक्सचेंजों को बताया था कि बैंक को आरबीआई से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अपनी हिस्सेदारी 30% से नीचे करने के लिए समय सीमा में 9 सितंबर 2024 तक का एक्सटेंशन मिल गया है, लेकिन उसके विपरीत अब बोर्ड ने हिस्सा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। दरअसल बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों में बैंक 30% से कम या 50% से ज्यादा हिस्सेदारी रख सकते हैं। दूसरी खबर, गो फर्स्ट को लेकर बीते 2 दिन में 3 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि 3 मई को गो फर्स्ट की उड़ानें बंद होने के बाद उनके रूट्स पर अन्य एयरलाइन कंपनियों ने अपने विमान सेवाओं को बढ़ा दिया है। हालांकि इन रूट्स पर हवाई किरायों में 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। दूसरी खबर यह है कि वाडिया ग्रुप की एक और कंपनी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीटीसी ने गो फर्स्ट में अपने निवेश पर 1886 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है। आपको बता दें कि बीबीटीसी की गो फर्स्ट में फिलहाल करीब 33% की हिस्सेदारी है। तीसरी खबर यह है कि गो फर्स्ट के लेसेस यानी लीज पर विमान देने वाली कंपनियों ने अपने विमानों को छुड़वाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल लेसेस को नेशनल कंपनी नो अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनक्लेट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है और अब इन कंपनियों ने तर्क दिया है कि एनक्लेट को विमानों के डी रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर निपटने का अधिकार है ही नहीं। तीसरी खबर, अगली खबर भी एयरलाइन सेक्टर से ही जुड़ी है और वो है कर्ज से जूझ रही कंपनी जेट एयरवेज के रिवाइवल को लेकर। एनक्लेट ने जालान कैलरॉक के कंसोर्टियम यानी जेकेसी को बकाया रकम का भुगतान करने के लिए और समय दे दिया है। जेकेसी को स्टेट बैंक को 150 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान करना है, जिसके लिए 97 दिन या करीब 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। पिछले साल मई में जेट एयरवेज के लिए निर्णायक बोली लगाने वाले जेकेसी ने कंपनी के लेंडर्स के पास परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यानी पीबीजी के तौर पर 150 करोड़ रुपए की रकम जमा की थी। दिसंबर 2022 में लेंडर्स को एनसीएलटी ने कंपनी का मालिकाना अधिकार जेकेसी को ट्रांसफर करने के लिए कहा था। इस आदेश के अनुसार जेकेसी को लेंडर्स को 15 मई 2023 तक 185 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, पर जेकेसी की ओर से डेडलाइन मिस होने पर एसबीआई ने जेकेसी की बैंक गारंटी को भुनाने के लिए एनक्लेट में अर्जी दी थी। जेकेसी ने एनक्लेट में याचिका दाखिल करते हुए एसबीआई को 150 करोड़ रुपए की गारंटी भुनाने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर 22 मई को एनक्लेट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 26 मई को ये फैसला निकलकर सामने आया है। चौथी खबर, चौथी तिमाही के नतीजों में जेएलआर की ओर से शानदार प्रदर्शन के बाद टाटा मोटर्स के लिए एक और अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने टाटा मोटर्स के आउटलुक में सुधार किया है। मूडीज ने टाटा मोटर्स के रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। मूडीज के मुताबिक टाटा मोटर्स के क्रेडिट प्रोफाइल में अगले 12 से 18 महीने तक सुधार जारी रह सकता है। इसके अलावा मूडीज का यह भी कहना है कि सभी तीनों सेगमेंट्स यानी कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और जेएलआर यानी जैगुआर लैंड रोवर में सुधार जारी रह सकता है। हालांकि मूडीज ने कंपनी की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को B1 पर बरकरार रखा है और कहा है कि अगर कंपनी ने अपने क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार थोड़ा लंबे समय तक जारी रखा तो रेटिंग में आगे सुधार भी किया जा सकता है। पांचवी खबर, देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा ने शनिवार 27 मई को इजरायल की कंपनी टेरा फार्मा की बाकी बची हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है। सन फार्मा ने टेरा फार्मा के बोर्ड को इस प्रस्ताव को लेकर एक लेटर लिखकर जानकारी दी है। फिलहाल सन फार्मा की टेरा फार्मा में 78.48% हिस्सेदारी है और बाकी बचे हिस्से को $38 प्रति शेयर के भाव पर 21.52% हिस्सा खरीदने की पेशकश की है, जो टेरो की 25 मई की क्लोजिंग से
31.2% के प्रीमियम पर है। इस प्रस्ताव के तहत सन फार्मा की सब्सिडरी यानी सहयोगी कंपनी के तौर पर टेरो फार्मा कामकाज करेगी और NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर यह कंपनी लिस्टेड है, वहां से इस कंपनी के शेयरों की डीलिस्टिंग भी हो जाएगी। छठी खबर, यूएस बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म बेरेंट कैपिटल ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के वैल्यूएशन में दूसरी बार कटौती की घोषणा की है। यूएस के मार्केट रेगुलेटर SEC को दी गई जानकारी के मुताबिक मार्च 2023 के अंत तक स्विगी के वैल्यूएशन को 10.1% घटाकर $6.38 अरब कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब स्विगी के वैल्यूएशन में कमी की गई है। इससे पहले बेरेंट कैपिटल ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे एक फंड ने दिसंबर 2022 तक स्विगी के वैल्यूएशन को 34% घटाकर $7.1 अरब कर दिया था, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 17 में जानकारी दी थी। साथ ही एक और निवेशक इन्वेस्को ने भी जनवरी 2023 के अंत तक स्विगी का वैल्यूएशन 33% घटाकर $5.5 अरब कर दिया था, जो पहले $8.2 अरब पर था। सातवीं खबर, HDFC लिमिटेड की एजुकेशन लोन यूनिट क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में मेजॉरिटी यानी 50% से ज्यादा हिस्सा खरीदने की दौड़ में BPEA इक्विटी सबसे आगे है। BPEA इक्विटी को पहले हम बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया के नाम से जानते थे। माना जा रहा है कि डील $1.5 अरब या 12,000 करोड़ रुपए तक की रकम में हो सकती है। BPEA इक्विटी के अलावा क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज को खरीदने की दौड़ में ब्लैकस्टोन, कार्लाइल, TA एसोसिएशन, CVC भी शामिल थे। ये डील फाइनल स्टेजेस में है और जून में यानी HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर से पहले डील की घोषणा हो सकती है। HDFC लिमिटेड की एजुकेशन फाइनेंस से जुड़ी सहयोगी कंपनी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में 100% हिस्सेदारी है, जिसे RBI की शर्तों के मुताबिक 2 साल में घटाकर 10% करना है। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। पहली खबर, चौथी तिमाही के निराशाजनक नतीजों के बाद ONGC के शेयर में सोमवार को 21 नवंबर 2022 के बाद यानी 6 महीने में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में शेयर 4.5% तक लुढ़क गया था। दिन के दौरान शेयर ने 156.50 रुपये का निचला सर भी छुआ और क्लोजिंग भी करीब 3% की गिरावट के साथ ही देखने को मिली। दरअसल चौथी तिमाही में तिमाही दर तिमाही कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। तिमाही के दौरान कंपनी ने 11,044.8 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले करीब 248 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने 9,235 करोड़ रुपए का एक मुश्त घाटा तिमाही के दौरान दर्ज किया है। दरअसल कंपनी ने रॉयल्टी भुगतान पर सर्विस और GST के साथ साथ ब्याज भुगतान से जुड़े विवाद को लेकर 12,107 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है। ये मामला 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच रॉयल्टी भुगतान से जुड़ा है। हालांकि कंपनी इस मामले पर कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। वहीं चौथी तिमाही में कंपनी की आय 38,583 करोड़ रुपए से 5.9% घटकर 36,293 करोड़ रुपए के आसपास रही। कामकाजी मुनाफा तिमाही दर तिमाही 20,411 करोड़ रुपए से 19.9% घटकर 16,340 करोड़ रुपए पर रहा और कामकाजी मार्जिन भी टूटे हैं। कामकाजी मार्जिन घटकर 45% पर आ गए हैं, जो तीसरी तिमाही में 52.9% पर थे। इसके अलावा खबर यह भी है कि कंपनी 15 जून से KG बेसिन से गैस उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने इसके लिए कंपनी ने बोलियां भी मंगवाई हैं और $12 प्रति यूनिट की प्राइस की मांग की है। दूसरी खबर, चौथी तिमाही के नतीजों के बाद सिटी यूनियन बैंक के शेयर में 10% तक की गिरावट देखने को मिली। बावजूद इसके कि बैंक के नतीजे अच्छे रहे हैं और क्लोजिंग भी 10% की गिरावट के साथ ही देखने को मिली। दिन के दौरान शेयर ने 125.30 का निचला स्तर छुआ। NII यानी शुद्ध ब्याज आय साल दर साल 500.7 करोड़ रुपए से 2.7% बढ़कर 514.2 करोड़ रुपए पर रही, पर मुनाफा 209 करोड़ रुपए से सिर्फ 4.3% बढ़कर 218 करोड़ रुपए पर रहा, क्योंकि प्रोविजनिंग में साल दर साल 7% की कमी देखने को मिली है। तिमाही दर तिमाही बैंक के ग्रॉस NPA 4.62% से घटकर 4.37% पर रहे हैं। वहीं नेट NPA 2.67% से घटकर 2.36% पर रहे हैं, पर नतीजे बाजार अनुमान से कम रहे हैं, जिस वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिली। दूसरी मायूसी हुई है NIMs यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन के फ्रंट पर। तिमाही दर तिमाही बैंक के NIMs 3.88% से घटकर 3.65% पर रहे हैं। तीसरा कारण है कि ब्रोकर्स के मुताबिक नतीजे कमजोर हैं और आगे की राह भी चुनौतीपूर्ण है। ICICI सिक्योरिटीज ने बैंक की रेटिंग ऐड से घटाकर होल्ड कर दी है और लक्ष्य 140 रुपए का दिया है। इसी तरह निर्मल बैंक ने भी रेटिंग डाउनग्रेड की है, रेटिंग घटाकर एक्यूमुलेट कर दी है और लक्ष्य 151 रुपए पर निर्धारित किया है। साथ ही एलारा कैपिटल ने एक्यूमुलेट रेटिंग बरकरार रखी है और बैंक के लिए लक्ष्य 145 रुपए पर तय किया है। तीसरी खबर,
GMR एयरपोर्ट्स के शेयर में सोमवार 29 मई को 11% से ज्यादा का गोता लगाया। दिन के दौरान शेयर ने 40 रुपए का इंट्राडे लो छुआ और करीब 10% के आसपास की कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। वजह है चौथी तिमाही के बेहद निराशाजनक नतीजे। दरअसल चौथी तिमाही में साल दर साल कंपनी के घाटे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। चौथी तिमाही में कंपनी को 441.5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पिछले साल की समान अवधि में देखें तो कंपनी का घाटा 141.3 करोड़ रुपए पर रहा था। हालांकि इस दौरान कंपनी की आय 1283.6 करोड़ रुपए से 47.6% बढ़कर 1895 करोड़ रुपए के आसपास रही है। कंपनी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कामकाजी स्तर पर प्रदर्शन। कंपनी का कामकाजी मुनाफा 534 करोड़ रुपए से 51.5% घटकर 259 करोड़ रुपए पर रहा और मार्जिन में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। चौथी तिमाही में कामकाजी मार्जिन साल दर साल 41.6% से घटकर महज 14.25% के आसपास रह गए हैं। चौथी खबर, नतीजों से पहले पिछले करीब 2 महीने में BKT यानी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 26% चढ़ा है, क्योंकि नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है, जैसा सेक्टर की बाकी कंपनियों में देखने को मिला भी है। पर सेक्टर की बाकी कंपनियों के विपरीत सभी पैमानों पर गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से शेयर में सोमवार को 9% तक की गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग भी करीब 7.5% की कमजोरी के साथ ही देखने को मिली। चौथी तिमाही की बात करें तो कंपनी की आय 2374 करोड़ रुपए से 2.4% घटकर 2318 करोड़ रुपए पर रही। कामकाजी मुनाफा 500 करोड़ रुपए से 6% घटकर 471 करोड़ रुपए पर रहा। कामकाजी मार्जिन 21% से घटकर 20.3% पर रह गए और मुनाफा 325 करोड़ रुपए के आसपास से 32% घटकर 256 करोड़ रुपए पर रहा, जबकि सेक्टर की अन्य कंपनियों के मुनाफे में कम से कम 100% यानी 2 गुना की बढ़त देखने को मिली है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी कमजोर रही है। मैनेजमेंट के मुताबिक चैनल इन्वेंट्री की दिक्कतें जारी हैं, जिस वजह से बिक्री में गिरावट हुई है। जून जुलाई तक मैनेजमेंट ने चैनल इन्वेंट्री की दिक्कतें ठीक होने की संभावना जताई है, पर बाजार मानकर चल रहा है कि वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के नतीजों पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। यूरोप की दिक्कतें वित्त वर्ष 2024 के लेटर हाफ यानी दूसरी तिमाही से ठीक होने की उम्मीद है। ये काफी अहम है, क्योंकि कंपनी के लिए कंपनी की आय का जो हिस्सा है वो करीब 50% हिस्सा विदेशों से ही आता है, तो उस लिहाज से यूरोप का जो बाजार है वो कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि मंगलवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले 29 मई की बात करें तो IRCTC एक बड़ा नतीजा जो कि बाजार बंद होने के बाद जारी हुआ, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मंगलवार के बाजार में देखने को मिलेगा। US के और UK के बाजार सोमवार को बंद है, तो उसका खास तौर पे इंडियन मार्केट्स के लिहाज से देखें या एशियन मार्केट्स के लिहाज से कोई खास बड़ा असर नहीं देखने को मिलेगा। 30 मई की जहां तक बात है तो निफ्टी में 2 बड़ी कंपनियां जिसमें अपोलो हॉस्पिटल्स और अदानी पोर्ट्स, इनके नतीजे जारी होंगे। और वायदा बाजार की बात करें तो टोरेंट फार्मा एक बड़ी कंपनी है जिसके नतीजे जारी होंगे और इस नतीजों के साथ साथ बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही बार्मर लॉरी, इसके भी नतीजे जारी होने हैं और बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ या तो बायबैक या बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड फैसला ले सकता है। इसके साथ साथ 30 मई की जहां तक बात है तो ITC वेदांता ने जो डिविडेंड की घोषणा की थी उसकी एक्स डेटा यानी कि जो डिविडेंड का एडजस्टमेंट है वो ITC और वेदांता दोनों के शेयरों में देखने को मिल सकता है। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो US के कुछ अहम आंकड़े हैं जो कि जारी होने वाले हैं। उसमें US के जो मार्च के हाउस प्राइस इंडेक्स है उसके आंकड़े जारी होंगे, इस पर बाजार की नजर रहेगी। साथ ही साथ US के मई महीने के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े भी जारी होंगे और उसके साथ साथ यूरोप के भी मई महीने के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े जारी होंगे। ये कुछ खास ग्लोबल ऐसे आंकड़े हैं जिस पर ग्लोबल मार्केट्स की खास तौर पे नजर रहने वाली है। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को यहीं समेटने का। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ एक्शन वाले शेयरों का भी पूरा हाल पता चल गया होगा। तो मंगलवार 30 मई को आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नए अपडेट्स के साथ, बाजार से जुड़ी नई खबरों के साथ, कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स के साथ। तब तक आप देखते रहे मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।